हेलो, मेरा आवाज आ रहा है? स्टूडेंट्स, आर यू हियरिंग मी? हाँ सर, आवाज ओके। हम लोग शुरू करते हैं। हमारे सिलेबस में ये लास्ट यूनिट है और लास्ट यूनिट का नाम है प्रोटेक्टिव टिश्यू सिस्टम। अब नेचुरली चैप्टर के नाम पर से ही हमें समझ में आता है कि हम लोग ये चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं। प्लांट्स में खुद के प्रोटेक्शन के लिए जो मैकेनिज्म होता है, वो मैकेनिज्म या जो टिश्यूज सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए बनी हुई होती है, उसका स्टडी हम लोग ये चैप्टर में करने वाले हैं। ये चैप्टर में हम लोग देखेंगे एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, उसका डेफिनेशन और फंक्शन, टाइप्स ऑफ एपिडर्मल अपेंडेजेस, और उसमें अलग अलग टाइप के ट्राइकोम्स हम लोग देखेंगे। और थर्ड यूनिट में टाइप्स ऑफ स्टोमाटा हम लोग स्टडी करेंगे। ये चैप्टर को हम लोग टोटल 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। आज हम लोग 3.1 और 3.2 स्टडी करेंगे और कल 3.3 को फाइनली स्टडी करेंगे। प्रोटेक्टिव सिस्टम जो होती है प्लांट की, जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि प्लांट में सबसे बाहर का जो लेयर होता है उसे एपिडर्मिस कहा जाता है। फिर एपिडर्मिस के बाद में आता है हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस के बाद आता है कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स के बाद आता है एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, और फिर वॉस्कुलर बंडल और पीत। इतने पार्ट्स में प्लांट का इंटरनल स्ट्रक्चर डिवाइड होता है। और इसमें सबसे बाहर का जो लेयर होता है जिसे हम एपिडर्मिस कहते हैं, ये एपिडर्मल लेयर जो होता है ये प्रोटेक्टिव लेयर होता है। और ये एपिडर्मल लेयर अंदर के सभी पार्ट्स को एनवायरमेंटल फैक्टर्स जैसे कि लाइट, टेम्परेचर, अल्ट्रावायलेट रेज और कोई बाहर का इन्फेक्शन जैसे बैक्टीरियल, वायरल या फंगल इन्फेक्शन, इन सभी चीज़ों से प्लांट को प्रोटेक्ट करता है। यहाँ पर ये एक 3D पिक्चर है प्लांट के इंटरनल स्ट्रक्चर का, जिसमें ये सबसे ऊपर का जो लेयर है ये वाला, जिसे हम लोग एपिडर्मिस कहते हैं, ये एक लीफ का 3D स्ट्रक्चर है। और ये इसके ऊपर आप लोग देख रहे हैं कि कुछ ऐसे हेयर्स के जैसे स्ट्रक्चर यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। ये जो हेयर्स होते हैं और ये एपिडर्मिस होती है, ये एपिडर्मिस और हेयर्स जिसे ट्राइकोम कहा जाता है, ये ट्राइकोम और एपिडर्मिस मिलकर प्लांट के अंदर के यानी इंटरनल स्ट्रक्चर को प्रोटेक्शन देने का काम करते हैं। ये जो एपिडर्मल टिश्यूज होती है, ये एपिडर्मल टिश्यूज का काम क्या क्या होता है ये हम लोग पहले देखते हैं। ये जो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम होती है, ये एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम ऊपर से, जैसे कि हम लोगों ने देखा था, यहाँ पर आप लोग देखते हैं कि ये एक एपिडर्मिस है, और एपिडर्मिस के ऊपर एक ब्लैक कलर का पैच आप लोग देख सकते हैं जिसे हम लोग क्यूटिक्यूल कहते हैं। ये क्यूटिक्यूल वैक्सी होती है और ये वैक्सी क्यूटिक्यूल प्लांट के एपिडर्मिस के ऊपर हर जगह पर प्रेजेंट होती है, एक्सेप्ट जहां पर स्टोमाटा होता है वहां पर ये ब्रेक होती है। ये जो एपिडर्मिस होती है यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ये हाईली क्यूटिकुलराइज्ड होती है और ये एक्स्ट्रा ट्रांसपायरेशन के रेट को चेक करती है। अभी जैसे कि हम लोगों को पता है
कि ये क्यूटिकुलराइज्ड एपिडर्मिस जो होती है ये अलग अलग प्लांट में अलग अलग थिकनेस बताती है। जैसे कि जीरोफाइटिक प्लांट अगर रहा, यानी जो प्लांट्स रेगिस्तान में बढ़ते हैं जहां पर पानी की कमी हमेशा से ही रहती है, ऐसे परिस्थितियों में प्लांट के अंदर जो भी पानी होता है वो पानी को बाहर निकलने से रोकना, ये सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है। नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, जैसे कि एक टोमेटो का प्लांट अगर हम लेते हैं तो टोमेटो का एक प्लांट आप लोग सुनकर यकीन नहीं करोगे, एक अगर सभी कंडीशंस फेवरेबल अगर होती है टोमेटो प्लांट को, तो टोमेटो प्लांट एक दिन में 12 लीटर पानी एब्सॉर्ब करता है रूट्स में से। और इतना पानी तो प्लांट के फिजियोलॉजिकल या वाइटल एक्टिविटीज के लिए लगता नहीं है। तो ये बाकी का जो एक्सेस वाटर होता है, ये एक्सेस वाटर स्टोमाटा के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है, जिसे ट्रांसपायरेशन कहा जाता है। अब प्लांट्स में ट्रांसपायरेशन जो होता है वो अलग अलग माध्यम से होता है। जैसे कि 90 से 95% ट्रांसपायरेशन ये स्टोमाटा के थ्रू होता है। बचे हुए 5% में लेंटिसिलर सेल्स होती है, वो ट्रांसपायरेशन का काम करती है, और एपिडर्मिस के थ्रू भी ट्रांसपायरेशन होता है। मगर ये जो अब मैं टोमेटो का एग्जांपल दे रहा था, ये इतना पानी जो रूट्स एब्सॉर्ब करते हैं कंटिन्यूअसली, रूट्स को अगर पानी कंटिन्यू मिलता है तो वो पानी कंटिन्यूअसली एब्सॉर्ब करते ही रहते हैं। ये एक मैकेनिकल प्रोसेस होती है, इसके ऊपर किसी का अंकुश नहीं होता है, किसी का कंट्रोल नहीं होता है। जितना पानी अवेलेबल हो रहा है प्लांट को, वो उतना एब्सॉर्ब करते ही जाता है। जैसे कि कल पाठक साहब के लेक्चर में आप लोगों ने देखा कि एक ट्रांसपायरेशन पूल फॉर्म होता है, और ये ट्रांसपायरेशन पूल जो होता है ये कंटिन्यूअस वाटर एब्सॉर्ब करते रहता है। अब प्लांट को इतने पानी की जरूरत नहीं होती है, तो ये एक्सेस वाटर जो होता है ये स्टोमाटा, लेंटिसूल या लेंटिसिलर सेल्स या एपिडर्मिस में से बाहर निकल जाता है, जिसे हम ट्रांसपायरेशन कहते हैं। ये प्लांट के लिए बहुत जरूरी प्रोसेस होती है। अदरवाइज मैंने पहले भी आप लोगों को कहा था कि पानी अगर प्लांट्स में एक्यूमुलेट होने लग गया तो प्लांट्स में स्वेलिंग आ जाती है, और फिर बैक्टीरियल या फंगल या वायरल डिसीजेस इजीली प्लांट के ऊपर अटैक कर सकते हैं। ये ना हो इसके लिए ट्रांसपायरेशन जरूरी होता है। ये जरूरी प्रोसेस मगर कभी कभी प्लांट के लिए जानलेवा हो जाती है। जैसे कि पानी जितना है प्लांट में उसको बाहर निकालने का काम, यानी ट्रांसपायरेशन का काम, ये प्लांट कंटिन्यूअसली करते रहते हैं। मगर सिचुएशन अगर इससे उल्टी हो जाती है, जैसे कि रेगिस्तान में पानी की कमी बहुत ज्यादा होती है, और ऐसे सिचुएशन में ट्रांसपायरेशन अगर कंटिन्यूअस चलते रहा तो प्लांट में से जो जरूरत के लिए पानी स्टोर करके रखा हुआ है, जो एडवर्स कंडीशन में, यानी जिस वक्त पानी बाहर बिल्कुल भी नहीं रहेगा सॉइल में या एटमॉस्फेयर में, ऐसे सिचुएशन में प्लांट अपने अंदर स्टोर किया हुआ पानी से अपनी वाइटल एक्टिविटी शुरू रखता है। मगर ये पानी अगर जो स्टोर करके रखा हुआ है एडवर्स कंडीशन के लिए, अगर स्टोमाटा के थ्रू ट्रांसपायरेशन हो जाता है तो प्लांट जल्दी मरने के चांसेस तैयार होते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में पानी बचाना ये सबसे बड़ी जरूरत होती है, और ये पानी बचाने के लिए एपिडर्मिस के ऊपर जो क्यूटिक्यूल है ये सबसे अहम भूमिका निभाती है। ये क्यूटिक्यूल फिर इतनी थिक हो जाती है, जैसे कि नॉर्मल कंडीशन में क्यूटिक्यूल का लेयर बहुत थिन होता है, मगर जीरोफाइटिक प्लांट्स में ये क्यूटिक्यूल का लेयर बहुत थिक हो जाता है, और ये एक्स्ट्रा ट्रांसपायरेशन को होने से रोकता है। ये एपिडर्मल टिश्यू का सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है। ये एक्स्ट्रा ट्रांसपायरेशन को प्रोटेक्ट करता है, चेक करता है और प्लांट को प्रोटेक्ट करता है। इसलिए एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम बहुत जरूरी होती है।
अब जैसे कि ट्रांसपायरेशन, ये चेक करना एपिडर्मल टिश्यू का सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है। उसी के साथ साथ ये इंटरनल ऑर्गन्स जो होते हैं प्लांट के, इन्हें प्रोटेक्शन देने का भी काम करता है। अगर एपिडर्मिस ना हो तो कोई भी वायरल अटैक या फंगल अटैक या बैक्टीरियल अटैक प्लांट के ऊपर इजीली हो जाएगा, और ये अटैक अगर होता है तो प्लांट का लाइफ स्पैन फिर कम होते जाता है, और हमें जो प्रोडक्टिविटी चाहिए प्लांट में से, वो प्रोडक्टिविटी परफेक्टली और अच्छे तरीके से नहीं मिल पाती। जैसे कि हमने दाड़म का प्लांट लगाया हुआ है, हम दाड़म का प्लांट क्यों लगाते हैं? क्योंकि हमें उसमें से अच्छे बड़े और रसीले दाड़म मिलना चाहिए, यानी प्रोडक्टिविटी अच्छे क्वालिटी की होना चाहिए, अच्छी हाई प्रोडक्टिविटी होना चाहिए, ये हमारा एम होता है। मगर एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम अगर नहीं रहा और इसके ऊपर अगर फंगल, बैक्टीरियल या वायरल का अटैक होते रहा, तो प्लांट का सब फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म चेंज हो जाता है, और फिर जो उद्देश्य से हमने प्लांट लगाया हुआ था उसके फ्रूट्स फिर प्रॉपर साइज के नहीं आते, उतने रसीले नहीं होते, उनके ऊपर इन्फेक्शन दिखाई देता है, और फिर ऐसे प्रोडक्ट मार्केट में सेल नहीं होते, कंज्यूमर इन्हें लेता नहीं है। तो इसलिए एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम प्लांट के लिए बहुत जरूरी है। ये एपिडर्मिस प्लांट के इंटरनल स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट कराने का काम कराती है। एपिडर्मिस में एपिडर्मिस के जो सेल्स होते हैं, जैसे कि हमने देखा, ये जो एपिडर्मिस की सेल्स होती है ये यूजुअली डम्बेल शेप्ड या पॉलीगोनल शेप में होती है, और हम हमेशा देखते हैं कि ये एपिडर्मिस में कभी भी इंटरसेल्युलर स्पेसेस नहीं होती है, और मोस्ट ऑफ प्लांट में, पर्टिकुलरली लीव्स में, एपिडर्मिस में भी क्लोरोफिल पिगमेंट्स प्रेजेंट होने के वजह से ये एपिडर्मिस सिस्टम फोटोसिंथेसिस में भी हेल्प करती है, यानी फूड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में भी हेल्प करती है। अब तक के हमने देखा कि एपिडर्मिस कहाँ हेल्प करती है। एपिडर्मिस इंटरनल पार्ट्स को प्रोटेक्शन देने का काम करती है, क्यूटिकुलराइज्ड होने के वजह से एक्स्ट्रा ट्रांसपायरेशन को चेक करने में हेल्प करती है, और इंटरनल ऑर्गन को प्रोटेक्शन देने का काम करती है। उसी के साथ साथ फोटोसिंथेसिस में भी पार्टिसिपेट करती है, यानी फूड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में भी पार्टिसिपेट करती है। अब बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं कि जिनकी एपिडर्मिस का ऊपर का जो हिस्सा होता है, यानी बाहर का जो हिस्सा होता है, वो सिलिसिफाइड होता है, यानी सीलिया इसके ऊपर प्रेजेंट होती है। ये सिलिसिफाइड होने के वजह से क्या होता है, जैसे कि मोनोकॉट में लीव्स का शेप जो होता है वो बहुत बड़ा होता है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, बनाना का प्लांट होता है जिसका लीफ का साइज एकदम जायंट होता है, बड़ा होता है, और ये सिलिसिफाइड एपिडर्मिस होने के वजह से ये लीफ को एक स्टफनेस देता है और लैमिना को प्रोटेक्ट कराता है, यानी लीफ को प्रोटेक्ट कराता है। ये सिलिसिफिकेशन होने के वजह से ये लैमिना प्रोटेक्ट होती है मोनोकॉट के प्लांट्स में। अब कई सारी लीव्स ऐसे होते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम का मेन काम होता है ट्रांसपायरेशन को चेक करना, एक्स्ट्रा ट्रांसपायरेशन को कंट्रोल करना। अब ये एक्स्ट्रा ट्रांसपायरेशन को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे लीव्स ऐसे होते हैं कि जिनके एपिडर्मिस के ऊपर कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स होती है। जैसे कि आप लोग यहाँ पर दोनों फिगर्स में देख सकते हैं। मैं पहले इधर राइट साइड की फिगर की ओर आऊंगा। यहाँ पर आप लोग एपिडर्मिस सेल के बीच में कुछ थोड़े से बिगर सेल्स देख रहे हैं। ये सेल्स थोड़ी सी साइज में बड़ी है, और ये सेल्स को कहा जाता है ब्यूलिफॉर्म सेल्स। ये ब्यूलिफॉर्म सेल्स जो होती है ये और ट्रांसपायरेशन को चेक करने में प्लांट को हेल्प करती है। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं पहले स्केच में, यहाँ पर कई सारे ब्यूलिफॉर्म सेल्स यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं।
एपिडर्मिस के साइज, एपिडर्मिस के सेल्स के करीब करीब 3 गुना बड़ी सेल्स होती है ये, और ये 3 गुना बड़ी सेल्स होने के वजह से जो एपिडर्मिस एक्स्ट्रा ट्रांसपायरेशन चेक करने का काम करती है, उसके 3 गुना ज्यादा ये ब्यूलिफॉर्म सेल्स ट्रांसपायरेशन को चेक करने का काम करती है। यानी ब्यूलिफॉर्म सेल्स अगेन हेल्प्स इन दी चेकिंग ऑफ एक्स्ट्रा ट्रांसपायरेशन फ्रॉम प्लांट। और पर्टिकुलरली ये सेल्स जो होती है ये ल्यूज में होती है, क्योंकि ट्रांसपायरेशन, मैक्सिमम ट्रांसपायरेशन ये ल्यूज में से होता है, क्योंकि ल्यूज में स्टोमाटा का परसेंटेज बहुत ज्यादा होता है, और जितना स्टोमाटा का परसेंटेज ज्यादा है उतना ट्रांसपायरेशन का रेट भी ज्यादा रहेगा। तो ये ट्रांसपायरेशन रेट ल्यूज में ज्यादा होने के वजह से ल्यूज के एपिडर्मिस के ऊपर ये ब्यूलिफॉर्म सेल्स यहाँ पर हम देख रहे हैं ये होती है, और ये ट्रांसपायरेशन को चेक करती है और प्लांट को, पर्टिकुलरली लीव्स को ड्राई होने से बचाती है। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं द क्यूटिक्यूल प्रिवेंट्स इन्वेशंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, अगर एपिडर्मिस एब्सेंट होती है तो कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि फंगल, बैक्टीरियल या वायरल इजीली प्लांट के ऊपर अटैक कर सकता है। अब जैसे कि हम लोगों को पता है कि एपिडर्मिस के तुरंत नीचे हाइपोडर्मिस होती है और बाद में कॉर्टेक्स होता है। कॉर्टेक्स फूड मटेरियल स्टोर करने का काम करता है, और मोस्ट ऑफ प्लांट में फूड मटेरियल जो होता है वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है, और ये स्टार्च के ऊपर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अटैक बहुत इजीली हो सकता है। इसलिए ये अटैक को प्रिवेंशन कराने के लिए क्यूटिकल का होना बहुत जरूरी होता है। और क्यूटिकल कब रहेंगी? जब एपिडर्मिस रहेंगी। तो एपिडर्मल सेल्स के ऊपर जो क्यूटिकल का लेयर होता है ये किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अटैक से बचाने का काम करता है और प्लांट को प्रोटेक्शन देने का काम करता है। अब हर एपिडर्मिस के ऊपर, चाहे वो अपर एपिडर्मिस हो या लोअर एपिडर्मिस हो, स्टोमाटा प्रेजेंट होता है, और ये स्टोमाटा प्लांट्स के अंदर ट्रांसपायरेशन का काम करता है और प्लांट्स में से गैसियस एक्सचेंज का काम करता है। यानी प्लांट में फिजियोलॉजिकल या वाइटल एक्टिविटी के वक्त जो अनवांटेड गैसेस फॉर्म्स होते हैं, ये गैसेस को बाहर निकालने का काम, यानी एक्सचेंज ऑफ गैसेस का काम ये स्टोमाटा करता है। अब ये स्टोमाटा जो होता है, ये यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, दो फोटोग्राफ्स आप लोग देख रहे हैं, एक ओपन स्टोमाटा है और एक क्लोज स्टोमाटा है। डे टाइम में जिस वक्त सनलाइट होता है उस वक्त स्टोमाटा ओपन होता है, और इवनिंग में जिस वक्त सनलाइट डिसअपियर होता है उस वक्त स्टोमाटा क्लोज होता है। तो ये ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा जो होता है, ये ओपनिंग और क्लोजिंग के वजह से ट्रांसपायरेशन पॉसिबल होता है। डे टाइम का मतलब होता है जिस वक्त सनलाइट होता है। अब ये स्टोमाटा ओपनिंग की जो प्रोसेस होती है, ये सनलाइट में होने के वजह से, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि डेजर्ट में सनलाइट बहुत स्ट्रांग होता है, और जहां पर स्नोफॉल होता है वहां पर सनलाइट कंपैरेटिवली इंटेंसिटी बहुत कम होती है। तो ऐसे सिचुएशन में डेजर्ट में स्टोमाटा बहुत ज्यादा बार लंबे समय तक ओपन रहता है, और ये ओपन स्टोमाटा में से फिर एक्स्ट्रा ट्रांसपायरेशन यानी प्लांट में से पानी बाहर निकालने की प्रोसेस कंटिन्यूस शुरू रहती है। तो ये स्टोमाटा गैसियस एक्सचेंज और ट्रांसपायरेशन में सबसे इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। स्टोमाटा के थ्रू ही 95% ट्रांसपायरेशन ये प्लांट में होता है, और ये स्टोमाटा जो होता है ये एपिडर्मिस के ऊपर प्रेजेंट होता है, या तो अपर एपिडर्मिस के ऊपर या तो लोअर एपिडर्मिस के ऊपर। अब प्लांट्स में बहुत इंटरेस्टिंग ऐसे एडेप्टेशंस देखने में आते हैं। जैसे कि हम लोगों को पता है कि स्टोमाटा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपायरेशन एज वी नो, बट प्लांट्स आर वेरी क्लेवर, दे आर वेरी शार्प,
they change themselves as per the situation of environment. अब जैसे कि स्टोमाटा अगर अपर एपिडर्मिस के ऊपर ज्यादा रहता है तो नेचुरली अपर एपिडर्मिस जो होती है ये सनलाइट के कांटेक्ट में ज्यादा आती है, और लोअर एपिडर्मिस अपोजिट साइड में होने के वजह से सनलाइट के कांटेक्ट में नहीं आती है। तो बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं कि जो ट्रांसपायरेशन को चेक करने के लिए अपर एपिडर्मिस के ऊपर स्टोमाटा बहुत कम दिखाई देता है और लोअर एपिडर्मिस के ऊपर स्टोमाटा का नंबर या फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है। ये ट्रांसपायरेशन चेक करने के लिए एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में हुआ एक एडेप्टेशन होता है, अपने आप को बचाने के लिए तैयार की गई एक मैकेनिज्म होता है, और जिसके थ्रू प्लांट अपने आप में ट्रांसपायरेशन को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। अब जैसे कि नॉर्मल कंडीशन की एपिडर्मिस अगर हम स्टडी करते हैं और डेजर्ट कंडीशन में की एपिडर्मिस अगर हम स्टडी करते हैं तो दोनों में इतने इंटरेस्टिंग वेरिएशंस हमें दिखाई देते हैं। फंक्शंस दोनों के एक जैसे हैं, मगर सिचुएशन यानी एनवायरमेंटल कंडीशंस अलग अलग होने के वजह से दोनों में स्ट्रक्चरली फर्क दिखाई देता है। ये फर्क कैसा होता है, जैसे कि नॉर्मल कंडीशन में जहां पर प्लांट को एबंडेंट पानी मिल रहा है और एबंडेंट पानी एब्सॉर्ब हो रहा है तो ट्रांसपायरेशन कितना भी हो कोई दिक्कत नहीं होती है। मगर डेजर्ट में ऑलरेडी पानी की कमी है, जो पानी है उसे बचाना है और ट्रांसपायरेशन को कम करना है, तो ऐसे सिचुएशन में एपिडर्मिस लोअर एपिडर्मिस के ऊपर तो स्टोमाटा आता ही है, मगर ये स्टोमाटा अंदर ढकेल दिया जाता है, एक कैविटी में धकेल दिया जाता है, यानी उसको सनलाइट का कांटेक्ट जितना कम हो सके उतना स्टोमाटा ट्रांसपायरेशन कम करेगा। इसलिए स्टोमाटा को एक डीप कैविटी में रखा जाता है, एक डीप कैविटी में पुश किया जाता है, जिससे एक्स्ट्रा ट्रांसपायरेशन कम होता है और प्लांट खुद को प्रोटेक्ट कराते हैं। ऐसे जो स्टोमाटा होते हैं जो लोअर एपिडर्मिस पर होते हैं और जिन्हें डीप कैविटी में पुश किया जाता है, ऐसे स्टोमाटो को कहा जाता है संकन स्टोमाटा। संकन यानी अंदर डूबा हुआ, अंदर धकेला हुआ, ऐसे स्टोमाटा को संकन स्टोमाटा कहा जाता है। और यह संकन स्टोमाटा हमेशा डेजर्ट प्लांट्स में यानी जीरोफाइटिक प्लांट्स में दिखाई देते हैं। अब ये जो है ये किस तरीके से निकलेगा, अब एपिडर्मिस के ऊपर कुछ हेयर्स पाए जाते हैं और ये जो हेयर्स होते हैं ये हेयर्स फिर से ट्रांसपायरेशन चेक करने का काम करते हैं, उसी के साथ साथ प्लांट को प्रोटेक्शन देने का भी काम करते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कुछ स्केचेस यहाँ पर है। ये जो एपिडर्मिस के ऊपर का ग्रोथ होता है इन्हें हेयर्स कहा जाता है या तो ट्राइकोम कहा जाता है। ये जो ट्राइकोम्स होते हैं ये ट्राइकोम्स एक्स्ट्रा ट्रांसपायरेशन चेक करने का काम तो करते ही है, मगर उसी के साथ साथ कुछ ट्राइकोम्स ऐसे होते हैं कि जो कुछ सब्सटेंसेस या कुछ पॉइजनस केमिकल्स सिक्रेट करते हैं, और ये पॉइजनस केमिकल सिक्रेट करने के वजह से इनमें एक स्पेसिफिक पंजेंट ऐसा स्मेल होता है, एकदम बैड या कड़वा ऐसा स्मेल होता है, जिसके वजह से ये प्लांट के इर्द गिर्द इंसेक्ट्स है या तो फिर ये प्लांट के ऊपर जो एनिमल्स इनके ऊपर फीड करते हैं वो एनिमल्स ये प्लांट के इर्द गिर्द नहीं आ पाते। जैसे कि मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दूं, धतूरा प्लांट आप लोगों ने देखा होगा। ये धतूरा प्लांट का स्मेल इतना पंजेंट होता है, इतना इरिटेटिंग होता है कि इवन ह्यूमन बींग्स भी उसके पास में ज्यादा समय तक नहीं रुक पाते। और ये प्लांट्स ऐसे होते हैं कि इन्हें ना तो कोई इंसेक्ट इनके ऊपर अटैक करता है ना तो कोई एनिमल इन्हें खा सकता है, क्योंकि इनके एपिडर्मल सिस्टम के ऊपर
ग्लैंडुलर हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, और ये जो ग्लैंडुलर हेयर्स होते हैं, ये ग्लैंडुलर हेयर्स कुछ पॉइजनस केमिकल्स या कुछ पंजेंट केमिकल्स सीक्रेट करते हैं, जिसके वजह से एनिमल्स या इंसेक्ट्स इनके ऊपर फीड नहीं हो पाते हैं। ऐसे जो आउटग्रोथ्स होते हैं एपिडर्मिस के ऊपर, ये आउटग्रोथ को ग्लैंडुलर हेयर्स कहा जाता है। ये जो ग्लैंडुलर हेयर्स होते हैं, ये अलग अलग शेप और साइज में होते हैं। जैसे कि फर्स्ट फिगर में आप लोग देख रहे हैं कि एक नीडल के जैसा ग्लैंडुलर हेयर यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रहा है। कभी कभी कोई प्लांट के नजदीक जाने के बाद में हल्का सा सुई चुभने जैसा एहसास हमें होता है, और तुरंत सुई चुभने का एहसास होने के बाद में हमारे स्किन के ऊपर ईचिंग शुरू होता है, खुजली आना शुरू होता है, और ये ईचिंग की वजह से हम वो प्लांट से तुरंत दूर भागते हैं। ये प्लांट ने अपने आप में खुद के प्रोटेक्शन के लिए डेवलप किया हुआ मैकेनिज्म होता है, और ये जो मैकेनिज्म होता है इन्हें ग्लैंडुलर हेयर्स कहा जाता है। ये ग्लैंडुलर हेयर्स कभी कभी पॉइंटेड होते हैं, कभी कभी ब्लंट होते हैं। अभी आप लोग यहाँ देख रहे हैं कि ये सिंगल सेल से बना हुआ है, ये 2-3 सेल से बना हुआ है, यहाँ पर ये कई सेल से बना हुआ है। अब ये कई सेल से जो बना हुआ है, इसके बीच में आप लोग देख रहे हैं एक कैविटी प्रेजेंट होती है यहाँ पर भी अगर आप देखिए तो एक रेड कलर का पॉइंट आप लोगों को दिखाई दे रहा है। ये सब पॉइजनस केमिकल्स होते हैं जिसके जो ये ग्लैंडुलर हेयर सीक्रेट करते हैं, और जैसे ही कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट इसके कांटेक्ट में आता है, ये तुरंत यहाँ से ब्रेक होता है और ये केमिकल वो फॉरेन ऑब्जेक्ट के ऊपर स्प्रे किया जाता है, या उसके ऊपर इंजेक्ट किया जाता है, या उसके स्किन पर स्प्रेड किया जाता है, जिसके वजह से तुरंत वो फॉरेन ऑब्जेक्ट के स्किन के ऊपर इरप्शन आता है, या तो फिर ईचिंग शुरू हो जाती है। और ये ईचिंग या बहुत बैड स्मेल के वजह से ये इंसेक्ट हो या एनिमल हो या ह्यूमन बीइंग हो, ये तुरंत वो प्लांट से दूर भागने की कोशिश करते हैं। ऐसे जो टाइप्स होते हैं इन्हें ग्लैंडुलर हेयर्स कहा जाता है। कई बार एपिडर्मिस के ऊपर छोटे छोटे जो हेयर्स होते हैं, ये हेयर्स प्लांट को सीड्स को डिस्पर्सल यानी सीड्स को एक जगह से दूसरे जगह पर पहुंचाने के काम में मदद करते हैं। जैसे सीड के ऊपर अलग अलग टाइप के हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, जिसके वजह से ये सीड्स हवा में तैरते हुए कई बार एक जगह से दूसरे जगह आसानी से पहुंच सकती है। यानी इसका उद्देश्य एक होता है कि सीड को ऐसे जगह पर ले जाया जाए जहां पर फेवरेबल कंडीशन हो। यानी सीड को फिर से जर्मिनेट होने के लिए कौन सी जरूरत चीज रहती है, उसे पानी बहुत भरपूर चाहिए, ह्यूमिडिटी बहुत अच्छी चाहिए। तो ये दोनों तीनों वाटर, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, ये तीनों चीजें जहां पर अच्छे से होती है वहां तक ये सीड को ले जाने का काम ये जो सीड के ऊपर हेयर्स होते हैं वो करते हैं। और ये हेयर्स फिर वो सीड्स को एक सफिशिएंट डिस्टेंस पर पहुंचाने का काम करते हैं। कुछ लोगों ने ऑब्जर्व किया हुआ है कि सीड्स के ऊपर जो हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, ये हेयर्स के वजह से सीड्स कई किलोमीटर तक डिस्टेंस के फासले तय कर सकती है। इतना कैपेसिटी ये छोटे छोटे हेयर्स में होता है। आप लोगों को शायद याद होगा, हम लोग कभी कभी रास्ते पर जब घूमते हैं तो कुछ छोटे छोटे हेयरी स्ट्रक्चर हमारे इर्द गिर्द तैरते हुए नजर आते हैं हवा में। हम कॉमन लैंग्वेज में उसे बुड्ढी का बाल कहते हैं। ये ऐसे बुड्ढी के बाल जैसे जो दिखाई देने वाले स्ट्रक्चर्स होते हैं वो एक्चुअल सीड्स होते हैं। और ये सीड्स के ऊपर जो हेयर्स होते हैं, ये हेयर्स के वजह से ये हवा में एक पैराशूट के जैसा तैरते हैं, और ये पैराशूट मैकेनिज्म के वजह से ये सीड्स कई माइल्स तक, कई किलोमीटर के डिस्टेंस तक पहुंचाने का काम ये हेयर्स करते हैं। यानी ये ट्राइकोम्स जो होते हैं या ये हेयर्स जो होते हैं, ये ट्राइकोम या हेयर्स सीड्स को डिस्पर्सल में
हेल्प करते हैं। यहाँ पर कई सारे फोटोग्राफ्स मैंने लगाए हुए हैं जो आप देख सकते हैं कि इनके सीड्स के ऊपर हेयर्स प्रेजेंट है और ये हेयर्स के वजह से ये सीड्स एक लंबे डिस्टेंस का फासला बहुत आसानी से क्रॉस कर सकते हैं। जैसे हेयर्स एपिडर्मिस यानी एक्सटर्नल पार्ट्स के ऊपर होते हैं, वैसे अंडरग्राउंड रूट के ऊपर भी हेयर्स होते हैं। और ये जो हेयर्स होते हैं, यहाँ पर आप लोग ये फिगर में देख रहे हैं कि ये इपिब्लेमा है। जो इपिडर्मिस होती है वो अगर रूट में अगर हो तो उसे इपिब्लेमा कहा जाता है। और ये इपिब्लेमा के ऊपर यहाँ पर आप लोग ये हेयर देख रहे हैं, इसे रूट हेयर कहा जाता है। अब एक्सटर्नल पार्ट्स में ये जो हेयर्स होते हैं या ये ट्राइकोम्स होते हैं, इनका काम होता है ट्रांसपायरेशन को कम कराना और प्लांट को प्रोटेक्शन देना। अब कुछ प्लांट्स में एक्सटर्नल कैरेक्टर्स में ऐसा होता है कि जो बर्ड्स होते हैं या तो जो फ्लावर्स होते हैं, इनमें बहुत सारे हेयर्स दिखाई देते हैं। जैसे फूल खिलने से पहले कली होती है और ये कली को अगर गौर से देखा जाए तो इसके ऊपर कई सारे हेयर्स दिखाई देते हैं। अब जो बर्ड्स होते हैं यानी जो कली होती है, ये खिलने से पहले बहुत नाजुक होती है और ये नाजुक कली को सभी एनवायरमेंटल थ्रेट्स से यानी एनवायरमेंटल फैक्टर्स से अगर प्रोटेक्ट करना है तो उसे ये हेयर्स का प्रोटेक्शन मिलता है। जैसे कि एक नाजुक कली के लिए प्रोटेक्शन क्या क्या मायने रखता है, जैसे अगर पानी की कमी है तो ये हेयर्स हवा में से पानी एब्सॉर्ब कर लेते हैं। ये हाइग्रोस्कोपिक नेचर का काम करते हैं। हाइग्रोस्कोपिक नेचर का मतलब क्या हुआ, बारिश के दिनों में अगर नमक हम बाहर भूल जाते हैं तो ये नमक पानी एब्सॉर्ब कर लेता है, इसे हाइग्रोस्कोपिक नेचर कहा जाता है। ऐसे ही हाइग्रोस्कोपिक नेचर के ये हेयर्स होते हैं जो पानी को एब्सॉर्ब करा लेते हैं। ऐसे ही हेयर्स फिर अगर रूट में अगर हो तो ये रूट में पानी एब्सॉर्ब करने का काम करते हैं और ये पानी फिर कॉर्टेक्स में से एंडोडर्मिस में, एंडोडर्मिस में से पेरिसाइकल में और पेरिसाइकल में से फिर यहाँ पर जाइलेम में पहुंचाया जाता है और फिर ये जाइलेम ये पानी को प्लांट के ऊपर तक पहुंचाते हैं, जिसे हम लोग एसेंट ऑफ सैप कहते हैं। ये पॉसिबल होता है जो इपिब्लेमा के ऊपर ये जो रूट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, ये रूट हेयर्स यहाँ के स्केच में आप लोग देख सकते हैं कि ये इपिब्लेमा है। ये इपिब्लेमा में से ये रूट हेयर्स यहाँ पर निकला हुआ है। ये सॉइल पार्टिकल्स से, ये सॉइल पार्टिकल्स में जो वाटर मॉलिक्यूल है, ये वाटर मॉलिक्यूल ये यहाँ पर रूट हेयर्स एब्सॉर्ब करा लेते हैं। बात ना, ये रूट हेयर्स पानी एब्सॉर्ब करा लेते हैं और यहाँ से ये पानी फिर जाइलेम तक पहुंचाया जाता है। यहाँ पर रूट हेयर्स ये पानी और मिनरल्स एब्सॉर्ब करने का काम करते हैं सॉइल में। यानी ऊपर सॉइल के ऊपर अगर हेयर्स रहते हैं तो वो ट्रांसपायरेशन चेक कराने का काम करते हैं, प्रोटेक्शन देने का काम करते हैं। और सॉइल के नीचे रूट के इपिब्लेमा के अगर ऊपर अगर रूट हेयर है तो ये रूट हेयर वाटर एंड मिनरल्स एब्सॉर्ब कराने का काम करते हैं। अब ये एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम जो होती है, ये एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम को डर्मा टिश्यू सिस्टम भी कहा जाता है। यानी एग्जाम में एक्सप्लेन डर्मा टिश्यू सिस्टम ऐसा वर्ड आता है तो डरने का नहीं। डर्मा टिश्यू सिस्टम का मतलब एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम ही होता है। ग्रीक वर्ड में डर्मा का मतलब होता है स्किन और एपिडर्मिस यानी प्लांट की स्किन ही होती है, इसलिए इसे डर्मा टिश्यू सिस्टम कहा जाता है। अब ये जो डर्मा टिश्यू सिस्टम होती है, ये टोटल 4 पार्ट्स में दिखाई देती है। एक तो एपिडर्मिस, क्यूटिक्यूल, ट्राइकोम्स और स्टोमाटा। यानी एपिडर्मिस के ऊपर ये जो कैरेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं, ये होते हैं क्यूटिक्यूल, ट्राइकोम्स और स्टोमाटा। अब पहले हम लोगों ने क्यूटिक्यूल स्टडी कर लिया, जिसका फंक्शन हम लोगों ने देखा। जो वैक्सी सब्सटेंसेस होती है जो क्यूटिन नाम के केमिकल से बनी हुई होती है, क्यूटिन और लिग्निन से, और ये वैक्सी सब्सटेंसेस होने के वजह से ये ट्रांसपायरेशन को प्रोटेक्ट कराती है। ट्राइकोम्स जो होते हैं ये हेयरी स्ट्रक्चर होते हैं जो एपिडर्मिस पर प्रेजेंट होते हैं और ये प्लांट को
प्रोटेक्शन देने का काम एज वेल एज ट्रांसपायरेशन को चेक कराने का काम भी करते हैं। और लास्ट में एपिडर्मिस के ऊपर जो स्टोमाटा प्रेजेंट होते हैं जिनका मेन काम होता है ट्रांसपायरेशन, ये स्टोमाटा, अब ये सभी स्ट्रक्चर क्यूटिक्यूल, ट्राइकोम और स्टोमाटा हम लोग वन बाय वन स्टडी करेंगे। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ये है एपिडर्मिस। ये एपिडर्मिस जो है, ये एपिडर्मिस एक ग्रीक वर्ड से बना हुआ है जिसका मतलब होता है ओवर स्किन, स्किन के ऊपर प्रेजेंट होने वाली चीज। और ये एपिडर्मिस जो होती है ये नॉर्मली सिंगल लेयर्स की होती है और ये प्लांट के हर पार्ट में मिलती है, जैसे कि लीव, स्टेम, रूट, फ्लावर, सीड, फ्रूट, हर जगह पर ये एपिडर्मिस मिलती है। रूट में अगर ये मिलती है तो इसे एपिडर्मिस न बोलते हुए एपिब्लेमा कहा जाता है। ये जो एपिडर्मिस होती है, ये एपिडर्मिस का काम जैसे कि हम लोगों ने देखा प्रोटेक्टिव होती है, ये एक्सटर्नल पार्ट को प्रोटेक्ट कराती है। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं ये एपिडर्मिस को थोड़ा सा एनलार्ज करके बताया हुआ है। यहाँ पर ये आउटर सेल वॉल है और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं ये आउटर सेल वॉल है और ये आउटर सेल वॉल के ऊपर यहाँ पर एक थिक ऐसा लेयर प्रेजेंट है जिसे हम लोग क्यूटिक्यूल कहते हैं। फिर ये क्यूटिक्यूल के बाद में एपिडर्मिस की सेल्स होती है जो इनर पार्ट को प्रोटेक्शन देने का काम करती है। ये फिर से सब एक्सप्लेनेशन है जो मैंने आप लोगों को अभी समझाया उन चीजों का। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि ये क्यूटिक्यूल जो होती है, ये क्यूटिक्यूल अलग अलग प्लांट में अलग अलग सिचुएशन में कैसे अलग अलग लेयर्स फॉर्म करती है। जैसे कि यहाँ आप लोग देख रहे हैं कि ये एक जीरोफाइटिक प्लांट है जिसमें क्यूटिक्यूल बहुत थिकली प्रेजेंट है और हम लोगों ने देखा कि सिलिसिफाइड एपिडर्मिस होती है। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं ऐसे सीलिया यहाँ पर प्रेजेंट होती है, ये बहुत माइन्यूट होते हैं। ये माइक्रोस्कोप में कई बार एनलार्ज करके आपके सामने फिगर बताई जा रही है, इसलिए यहाँ पर ये इतने बड़े बड़े दिखाई दे रहे हैं। कई बार ये सिलिकास जो होती है ये हमारे नेकेड आइज को तो दिखाई भी नहीं देती, सिर्फ माइक्रोस्कोप के नीचे ही दिखाई देती है। ये फोटोग्राफ में भी आप लोग देख रहे हैं कि अलग अलग थिकनेस की यहाँ पर क्यूटिक्यूल, एपिडर्मिस के ऊपर क्यूटिक्यूल यहाँ पर दिखाई दे रही है। जैसे प्लांट अलग अलग एनवायरमेंटल सिचुएशन में रहते हैं तो वो एपिडर्मिल का थिकनेस या एपिडर्मिल का स्ट्रक्चर, क्यूटिक्यूल का स्ट्रक्चर, ये अलग अलग वेरिएबल यानी वेरिएशन बताने वाला स्ट्रक्चर अलग अलग सिचुएशन में एपिडर्मिस के ऊपर होता है। ये फिर से वही है, रूट हेयर्स जो है वो रूट हेयर्स वाटर एब्सॉर्प्शन का काम करते हैं। अब यहाँ पर सेम जो मैंने बताया फंक्शंस ऑफ एपिडर्मिस है, इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट वाटर लॉस यानी एक्स्ट्रा ट्रांसपायरेशन को चेक करता है, रेगुलेट्स द प्रोसेस ऑफ गैस एक्सचेंज, गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करता है। एपिडर्मिस सीक्रेट्स मेटाबॉलिक कंपाउंड्स, जैसे कि मैंने बताया कि वो कभी कभी एपिडर्मिस फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में भी हेल्प करती है। एंड एब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इसेंशियल मिनरल्स, अगर एपिब्लेमा या एपिडर्मिस सॉइल में है और उसके ऊपर रूट हेयर्स अगर आ रहे हैं तो वो वाटर और मिनरल्स एब्सॉर्प्शन का काम भी करती है। अब सेकंड हम देखेंगे क्यूटिक्यूल। पहला हमने देखा एपिडर्मिस, अब ये सेकंड क्यूटिक्यूल। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि क्यूटिक्यूल ये एक्स्ट्रा ट्रांसपायरेशन चेक कराने का काम करती है, एपिडर्मिस के आउटर लेयर पर प्रेजेंट होती है। ये कंटिन्यूअस लेयर होती है, सिर्फ जहां पर स्टोमाटा प्रेजेंट होता है, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर स्टोमाटा प्रेजेंट है, इसलिए यहाँ पर एपिडर्मिस के ऊपर की क्यूटिक्यूल ब्रेक हो रही है। अदरवाइज ये क्यूटिक्यूल सब जगह पर, हर जगह पर एपिडर्मिस के ऊपर प्रेजेंट होती है और ये एक्स्ट्रा ट्रांसपायरेशन चेक कराने का इसका मेन फंक्शन होता है। अब हम लोग देखेंगे ट्राइकोम्स। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ऐसा पार्ट है। ट्राइकोम्स जो होते हैं, ये ट्राइकोम्स क्या करें,
ये ट्राइकोम्स जो होते हैं ये ग्रीक वर्ड से बना हुआ है ट्राइकोमा। ट्राइकोमा का मतलब होता है हेयरी ग्रोथ। किसी भी स्किन के ऊपर या प्रोटेक्टिव लेयर के ऊपर जो हेयरी ग्रोथ होती है उसे ट्राइकोमा यानी ट्राइकोम्स कहा जाता है। अब ये जो ट्राइकोम्स होते हैं, नीचे अलग अलग फोटोग्राफ्स आप लोग देख रहे हैं। हर फोटोग्राफ में आप लोगों को ऐसे हेयर्स प्लांट के पार्ट पर या लीफ पर या स्टेम पर या पीटीओल पर कहीं ना कहीं ऐसे हेयरी स्ट्रक्चर आप लोगों को दिखाई देंगे। ये भी ट्राइकोम का भी एक टाइप है। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि ये जो फ्लावर है, ये फ्लावर अभी ओपन नहीं हुआ है। जैसे कि मैंने थोड़े समय पहले आप लोगों को बताया था कि फ्लावर ओपन होने के पहले जो बर्ड्स होते हैं यानी जो कली होती है, ये कली को प्रोटेक्शन देने के लिए कई सारे हेयर्स इसके इर्द गिर्द होते हैं। ये बर्ड को ड्राई होने से बचाते हैं। ये बर्ड को एटमॉस्फेयर में का यानी वातावरण में का पानी एब्सॉर्ब करके मॉइस्ट रखने का काम करते हैं। और उसी के साथ साथ ये पूरे इन्फ्लोरेसेंस को या पूरे फ्लावर को कोई भी एनिमल या हम लोग तोड़ ना ले, इसके लिए इसे प्रोटेक्शन देने का काम ये ट्राइकोम्स करते हैं। ये ट्राइकोम्स प्लांट के हर जगह पर पाए जाते हैं, जैसे कि लीफ के ऊपर होते हैं, स्टेम के ऊपर होते हैं, फ्लावर के ऊपर होते हैं, सीड के ऊपर होते हैं, फ्रूट के ऊपर होते हैं। यानी हर जगह पर ये ट्राइकोम्स हमें दिखाई देते हैं। इनका परसेंटेज कभी कभी थोड़ा कम ज्यादा होता है। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं कि जिनमें ट्राइकोम्स बिल्कुल भी नहीं मिलते और कई जगह पर ट्राइकोम्स मिलते हैं। मैं आप लोगों को एक टर्मिनोलॉजी बताता हूँ, इसे हमेशा ख्याल में रखना। अगर प्लांट के ऊपर ट्राइकोम्स या हेयर्स मिलते हैं तो उसे हेयरी पार्ट कहा जाता है। जैसा हेयर्स या ट्राइकोम्स लीफ पर मिल रहे तो लीफ हेयरी लीफ हुआ, स्टेम पर अगर मिल रहे तो स्टेम हेयरी हुआ। मगर कई प्लांट्स ऐसे भी होते हैं कि जिनमें ट्राइकोम्स बिल्कुल भी नहीं मिलते। बिल्कुल स्मूथ ऐसा सरफेस होता है प्लांट का, और ऐसा स्मूथ जो सरफेस होता है ये सरफेस को कहा जाता है ग्लैब्रस। यानी प्लांट के ऊपर अगर हेयर्स प्रेजेंट है तो उसे हेयरी कहेंगे, और प्लांट अगर बिल्कुल स्मूथ है तो उसे ग्लैब्रस कहा जाएगा। अब ये जो हेयर्स होते हैं, ये हेयर्स अलग अलग शेप के और अलग अलग साइज के होते हैं। इनके फंक्शंस भी अलग अलग होते हैं। कई प्लांट में ये हेयर्स प्रोटेक्शन देने का काम करते हैं, कई जगह पर ये पॉइजनस केमिकल सीक्रेट करते हैं, कई जगह पर ये वातावरण में से मॉइस्चर सीक्रेट कर एब्सॉर्ब करते हैं। ऐसे अलग अलग फंक्शंस, अलग अलग शेप और अलग अलग साइज में ये ट्राइकोम्स हमें प्लांट के ऊपर मिलते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, द इलोंगेटेड ट्यूबुलर यूनिसेल्यूलर और मल्टीसेल्यूलर, ये एक सेल से भी बने हुए होते हैं और कई सारे सेल्स का ग्रुप भी होता है। ऑफ एपिडर्मल सेल्स आर कॉल्ड एज ट्राइकोम्स। यानी अगर आपको एग्जाम में पूछा जाता है व्हाट इज ट्राइकोम, तो ये डेफिनेशन आप ट्राइकोम की वहां पर देंगे। ये जो ट्राइकोम्स होते हैं ये जनरली एपिडर्मिस के ऊपर ही मिलते हैं। कई जगह पर ऐसा होता है कि लंबे पॉइंटेड थॉर्न के जैसे यानी पॉइंटेड खिले के जैसे भी हेयर्स कई प्लांट पर दिखाई देते हैं। जैसे कि हमने प्लांट को टच करते बराबर इतने जोर से चुभता है कि खून निकल आता है। यानी एक थॉर्नी स्ट्रक्चर के ट्राइकोम्स भी प्लांट में दिखाई देते हैं, मगर इन्हें थॉर्न कहा जाता है, और जो स्मूथर होते हैं उन्हें ट्राइकोम्स कहा जाता है। यानी थॉर्नी स्ट्रक्चर हमारे टॉपिक में नहीं है, हम सिर्फ स्मूथर स्ट्रक्चर जो होते हैं ट्राइकोम्स उसे हम स्टडी करने वाले हैं। They are either unicellular or multicellular, which means that some require a microscope to take a closer look. यानी ये इतने छोटे होते हैं, कभी कभी कई बार तो ऐसा होता है कि कई ट्राइकोम्स को हम हमारे नेकेड आइज से ऑब्जर्व कर सकते हैं, मगर कई सारे ट्राइकोम्स ऐसे होते हैं कि जिनके लिए एक अच्छे क्वालिटी का माइक्रोस्कोप जरूरी होता है उन्हें ऑब्जर्व करने के लिए।
अब यहाँ पर एक ट्राइकोम का फिगर मैंने दिया हुआ है, ये आगे हम लोग और डिटेल में स्टडी करने ही वाले हैं। ये जो ट्राइकोम हम लोग देख रहे हैं, ये बहुत से बार जो है ये नेकेड आइज से दिखाई नहीं देता। यहाँ पर ये एक छोटे से मशरूम के जैसा दिख रहा है आप लोगों को। ये मशरूम का स्टॉक है नीचे और उसके ऊपर ये बॉडी है, और ये बाकी के जो इर्द गिर्द ग्रीन कलर की सेल्स देख रहे हैं आप लोग, ये इपिडर्मल सेल्स है, और इपिडर्मिस के ऊपर ये ट्राइकोम अराइज हुआ है। अब ये जो ट्राइकोम है, इसमें से एकदम पॉइजनस ऐसा केमिकल रिलीज होता है। हम लोगों का अगर गलती से भी इसे टच हो जाए तो इसमें से एक ऐसा केमिकल निकलता है जो हमारे स्किन के ऊपर तुरंत इरप्शन यानी खुजली तैयार करना शुरू कर देता है। ये परफेक्टली एक प्रोटेक्टिव या सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म में बना हुआ ट्राइकोम होता है। यानी कई ट्राइकोम सिंगल सेल से भी बने हुए होते हैं और कई ऐसे मल्टी सेल्यूलर भी होते हैं। अब जैसे कि मैंने बताया, ट्राइकोम का जो फंक्शन होता है, ये सबसे पहला मेन फंक्शन होता है इसका प्रोटेक्शन देने का काम होता है। दूसरा होता है एब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मॉइस्चर, elimination of excess toxic substances and salts from such plants, and the एट्रिप्लेक्स, यानी ये ऐसे केमिकल्स सिक्रेट करते हैं जो प्लांट को प्रोटेक्शन देने का काम करते हैं। वैक्सेस प्रोडक्ट प्रोटेक्ट प्लांट्स फ्रॉम एक्सट्रीम हीट एंड सनलाइट। ये प्लांट में से कई ऐसे सब्सटेंसेस रिलीज किए जाते हैं जो एक्सट्रीम हीट और सनलाइट से प्लांट को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि बर्ड कंडीशन में पानी यानी मॉइस्चर बहुत जरूरी होता है प्लांट के लिए। थोड़ा सा भी अगर टेम्परेचर या सनलाइट बढ़ जाता है तो प्लांट के बर्ड्स ड्राई होना शुरू हो जाते हैं। तो ये एक्सट्रीम हीट और सनलाइट से प्रोटेक्शन देने का काम ये ट्राइकोम्स या हेयर्स कराते हैं। ऑयल फ्रॉम सच प्लांट्स एज सिम्पोबोगॉन एक्ट्स एज अ इंसेक्ट रिपेलेंट। आप लोगों ने गौती चाय देखा होगा। ये एक ऐसा प्लांट होता है, या तो एक प्लांट होता है, सिम्पोबोगॉन नाम है इसका। ये प्लांट को अगर हम दोनों उंगलियों के बीच में लेकर मसलते हैं तो उसमें से एक खुशबूदार स्मेल बाहर आता है। ये बहुत ही बेहतरीन खुशबू वाला प्लांट होता है, मगर ये प्लांट के इर्द गिर्द कोई भी इंसेक्ट्स नहीं आते हैं। तो कई बार मच्छरों को या घर में जो कीड़े हो जाते हैं इनको भगाने के लिए ये सिम्पोबोगॉन का ऑयल का यूज किया जाता है। इसमें से जो ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाता है वो ऑयल को यूज किया जाता है इंसेक्ट रिपेलेंट के तौर पर। आपको इसका एक छोटा सा एग्जांपल बताऊंगा मैं। आप लोगों ने अपने घर में कभी मच्छर भगाने के लिए कछुआ मच्छर अगरबत्ती का उपयोग किया होगा। तो वो कछुआ मच्छर अगरबत्ती में ये सिम्पोबोगॉन प्लांट का ऑयल एक्सट्रैक्ट डाला हुआ होता है, जिसके वजह से उसके स्मोक को, धुएं को एक स्पेसिफिक स्मेल मिलता है, और ये स्मेल से फिर इंसेक्ट्स या मच्छर भाग जाते हैं। इसका 6 फंक्शन है प्रोटेक्शन ऑफ डेवलपिंग बर्ड्स बाय सच ट्राइकोम्स एज अ एपिडर्मल ट्राइकोम्स, इफिमेरल ट्राइकोम्स। ये जो मैंने अभी अभी आपको बताया है कि डेवलपिंग बर्ड्स जो होते हैं इनको प्रोटेक्शन देने का काम ये ट्राइकोम्स कराते हैं। यहाँ तक हम लोगों ने ट्राइकोम्स के फंक्शंस देखे, ट्राइकोम का एक जनरल टाइप देखा। अब हम लोग ट्राइकोम्स के टाइप्स देखने वाले हैं। ये जो ट्राइकोम्स होते हैं, इनके जो टाइप्स होते हैं, ये किस तरीके से ये बने हुए हैं इस पर से होते हैं। जैसे कि कुछ ट्राइकोम्स मैंने बताया कि सिंगल सेल के होते हैं, कुछ मल्टी सेल्यूलर होते हैं, कुछ बहुत जाइंट होते हैं। उस पर से ये ट्राइकोम्स का डिवाइडेशन होता है। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं, पहला टाइप है यूनिसेल्युलर ट्राइकोम। अब ये इसके नाम पर से ही समझ में आता है, यूनि का मतलब होता है एक और सेल्यूलर का मतलब होता है सेल। यानी ऐसे ट्राइकोम्स जो सिर्फ एक ही सेल से बने हुए उन्हें यूनिसेल्युलर ट्राइकोम्स कहा जाता है। अब ये यूनिसेल्युलर ट्राइकोम्स में हम लोग देखेंगे कि ये इस तरीके से ये ट्राइकोम्स है, ये सिर्फ एक ही सेल से बने हुए हैं, इसलिए इसे यूनिसेल्युलर ट्राइकोम्स कहा जाता है, जिसका एग्जाम्पल है कैलाट्रोपिस प्रोसेरा। एक मिनट। हेलो बेटा, ऑनलाइन लेक्चर चल रहा है।
ये जो यूनिसेल्युलर ट्राइकोम्स होते हैं, ये इसका एग्जाम्पल हम लोगों ने लिया है कैलाट्रोपिस प्रोसेरा। गुजराती में ये प्लांट को आकड़ो बोलते हैं। हमारे इर्द गिर्द बहुत मिलता है ये। कभी आप लोग रेगुलर कॉलेज में आओ तो मैं बताऊंगा ये आप लोगों को। ये प्लांट हुआ यूनिसेल्युलर। अब ये जो यूनिसेल्युलर ट्राइकोम हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, ये बिल्कुल सिंपल ट्राइकोम है। इसमें कोई भी वेरिएशन या कोई भी डिफरेंशिएशन नहीं दिखाई दे रहा है। अगला जो ट्राइकोम हम लोग देखेंगे, ये भी यूनिसेल्युलर ही है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि सिर्फ एक ही सेल से बना हुआ है, मगर इसमें ब्रांचिंग होता है। ये जो ब्रांचिंग होता है, इसके वजह से ये हुक्ड ट्राइकोम कहा जाता है तो एक ही सेल से बना हुआ मगर हुक के जैसा है, इसलिए इसे यूनिसेल्युलर हुक्ड ट्राइकोम कहा जाता है। और जिसका एग्जाम्पल है लैंटेना इंडिका। ये प्लांट हमारे इर्द गिर्द बहुत मिलता है। यूजुअली हमारे जो खेत होते हैं, ये खेत के बाउंड्री के ऊपर ये फेंसिंग के तौर पर लगाया जाता है। यानी कोई भी खेत में घुसे ना, इसके लिए जो प्लांट्स लगाए जाते हैं, वहां पर ये प्लांट बहुत ज्यादा मिलता है। इसके फ्लावर्स बहुत ब्यूटीफुल होते हैं, रेड कलर के, येलो कलर के, क्रिम्सन कलर के, ऐसे फ्लावर्स इसके होते हैं। और ये हुक्ड ट्राइकोम के वजह से है ना, ये प्लांट को कोई भी एनिमल नहीं खाता है। ये हुक्स जो होते हैं, ये हुक्स में से कुछ केमिकल्स ऐसे निकलते हैं इसमें से, जिसके वजह से एनिमल ये प्लांट को बिल्कुल भी नहीं खाता। मगर इसके जो फ्रूट्स होते हैं ना, काले रंग के छोटे छोटे फ्रूट्स होते हैं। हमारा अंगूर होता है ना, वो अंगूर से कई गुना छोटे फ्रूट्स होते हैं, मगर खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। शायद किसी ने देखा होगा। अगला जो टाइप है यूनिसेल्युलर ब्रांच्ड ट्राइकोम है। अब हमने पहले टाइप में देखा, यहाँ पर कोई भी वेरिएशन या डिफरेंशिएशन नहीं दिख रहा था। यहाँ पर हमने देखा कि हुक लाइक स्ट्रक्चर है, यूनिसेल्युलर ही है मगर हुक लाइक स्ट्रक्चर है। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि यूनिसेल्युलर ही है मगर ब्रांचिंग दिखाई दे रहा है। ये सब पूरा एक ही सेल से बना हुआ है, मगर नीचे से यहाँ पर इसमें ऐसी ब्रांचिंग दिखाई देती है। और ये जो ब्रांचिंग होती है, ये ऐसी ब्रांचिंग या ऐसे ट्राइकोम्स कंपोजिटी फैमिली में मिलते हैं। कंपोजिटी फैमिली यानी गेंदे का फूल, जिसे हम लोग कॉमनली झेंडू का फूल कहते हैं, झेंडू का फूल है, या तो फिर हमने सूर्य फूल देखा था, सनफ्लावर, या तो फिर झेनिया है। ऐसे जो फ्लावर्स है जो कंपोजिटी फैमिली में आते हैं, वो फैमिली में ऐसा ब्रांच्ड ट्राइकोम हमें दिखाई देता है। मल्टीसेल्युलर ट्राइकोम। अब तक के हम लोगों ने देखा, ये सब के सब जो टाइप थे ये यूनिसेल्युलर टाइप थे, एक ही सेल से बने हुए ट्राइकोम थे। अब हम लोग देखेंगे मल्टीसेल्युलर ट्राइकोम। अब यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग, द ट्राइकोम्स विच आर मेड अप of more than one cell are known as multicellular trichome। अब ये जो मल्टीसेल्युलर ट्राइकोम होते हैं, इसमें दो टाइप्स होते हैं, एक यूनिसेरिएट ट्राइकोम्स और दूसरा मल्टीसीरिएट ट्राइकोम्स। ये क्या होता है हम लोग देखेंगे। अब ये मल्टीसीरिएट ट्राइकोम जो होते हैं, मल्टी का मतलब होता है ज्यादा, और सीरिएट मतलब एक सीरीज में या एक लाइन में अरेंज होना। यहाँ पर सेल्स एक से ज्यादा होती है, मगर सभी सेल्स एक लाइन में अरेंज होती है। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं 1 2 3 4 5, यानी एक से ज्यादा सेल्स है, मगर सभी सेल्स एक में आपस में एक के ऊपर एक अरेंज हुई है, यानी एक ही सीरिएट तैयार हुआ है, यानी यूनिसीरिएट। तो ये जो होता है इसे कहा जाता है यूनिसीरिएट ट्राइकोम। और आगे हम लोग देखेंगे, यहाँ पर भी हम लोग देख रहे हैं। अब ये जो ट्राइकोम्स होते हैं, यहाँ पर भी अगर आप लोग देख सकते हैं, तो ये ट्राइकोम जो होता है, ये नीचे की ओर थोड़ा सा राउंडेड स्वेलिंग पार्ट आप लोगों को हर ट्राइकोम में दिखाई देगा। देखो, ऊपर की सेल्स थोड़ी सी पतली है, और सबसे नीचे की बेस की जो सेल होती है, ये बेस की सेल थोड़ी सी राउंडेड या ओवल शेप में थोड़ी सी स्वेलन दिखाई देती है, जो एपिडर्मिस के अंदर एम्बेडेड होती है।
ये जो एम्बेडेड सेल्स होती है, ये सेल होती है जो एपिडर्मिस में अंदर होती है, इसे फूट कहा जाता है, और ऊपर की जो सेल है इसे बॉडी कहा जाता है। ये उसके अलग अलग टाइप्स है। अब जैसे कि हम लोग देख रहे हैं, these may be branched or unbranched consisting of a single row of cell called as uniseriate। ये सिंगल रो ऑफ सेल्स है, इसलिए इसे यूनिसीरिएट कहा जाएगा। फिर मल्टीसीरिएट क्या हुआ? ये मल्टीसीरिएट में यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कई सारी सेल्स हैं यहाँ पर, जो एक सीरीज में एक सीरेट में अरेंज है, इसलिए इसे मल्टीसीरिएट कहा जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि सिर्फ एक ही सेल है जो सीरेट में अरेंज है, इसलिए इसे हम लोगों ने यूनिसीरिएट कहा। यहाँ पर बहुत सारी सेल्स है मगर एक ही सीरेट में अरेंज है, इसलिए इसे मल्टीसीरिएट कहा जाएगा। कई सारे एग्जाम्पल यहाँ पर देने की कोशिश की गई है। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 या ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स है, आप लोग देख सकते हैं कि बहुत सारी सेल्स है जो एक सीरेट में अरेंज है, इसलिए इसे मल्टीसीरिएट कंडीशन कहा जाता है। अब हम लोग देख रहे हैं ग्लैंडुलर हेयर्स। अब ये जो हेयर्स है, ये हेयर्स में से कुछ केमिकल सीक्रेट किए जाते हैं। आप लोग यहां देख रहे हैं, the trichomes which secrete various substances including water, nectar, resins, poisonous acidic substances, mucilage and terpenes are known as glandular trichomes। यानी ये ऐसे ट्राइकोम्स होते हैं। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि ये ऊपर की बॉडी है ट्राइकोम की, और नीचे फूट होता है। ये फूट कैसा होता है मैं आपको बताता हूँ। ये ऊपर ट्राइकोम है और इसके ऊपर यहाँ पर एक ड्रॉप आप लोग देख रहे हैं, ये ड्रॉप सिक्रेट किया गया हुआ है, और ये ड्रॉप के अंदर फिर अलग अलग टाइप के केमिकल्स होते हैं, जो केमिकल्स प्लांट को प्रोटेक्शन देने का काम कराते हैं। अब जैसे कि हम लोगों ने देखा, पॉइजनस और एसिडिक केमिकल अगर रहा यहाँ पर, तो ये स्किन में तुरंत इरिटेशन देने का काम करता है, स्किन के ऊपर ब्लस्टर्स आ जाते हैं। जैसे अलग अलग प्लांट में अलग अलग टाइप के केमिकल्स या ड्रॉपलेट के फॉर्म में यहाँ पर सीक्रेट किए जाते हैं। अब यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि ये अलग अलग टाइप के ग्लैंडुलर हेयर है, अलग अलग शेप्स के। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, यहाँ पर आप देखिए ये एपिडर्मिस है, और ये एपिडर्मिस के ऊपर यहाँ पर ये एपिडर्मिस से जुड़ा हुआ ये भाग है इसका, इसे फूट कहा जाता है। और ये फूट के ऊपर ये पूरी प्लांट की ये ग्लैंडुलर हेयर की बॉडी यहाँ पर प्रेजेंट होती है। अब ये ग्लैंडुलर हेयर की जो बॉडी यहाँ पर प्रेजेंट होती है, यहाँ पर आप लोग ये दो सेल्स देख रहे हैं, और ये दो सेल के बीच में एक गैप होता है। ये गैप में यहाँ पर केमिकल स्ट्रांगली सिक्रेट किया जाता है, और जैसे ही ये ग्लैंडुलर हेयर किसी के कांटेक्ट में या टच में आता है, तो यहाँ पर जो ये जब जहां से अटैचमेंट दिखाई दे रही है ना, यहाँ से और यहाँ से ये ग्लैंडुलर हेयर रप्चर होता है, और ये केमिकल फिर जो फॉरेन ऑब्जेक्ट होता है, जो भी हो, एनिमल हो, प्लांट हो दूसरा, या इंसेक्ट हो या ह्यूमन बीइंग हो, ये उसके ऊपर फिर स्टिक होता है और अपना असर बताना शुरू कर देता है। ये अलग अलग प्लांट में अलग अलग वेरिएशन साइज में दिखाई देते हैं। ये अलग अलग यहाँ पर बताए गए हैं, जैसे कि ये एक टाइप है, 2 3 4 5। ये ग्लैंडुलर हेयर के अलग अलग शेप्स होते हैं, मगर फंक्शन इनका एक ही होता है। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि ये ग्लैंडुलर हेयर अलग अलग प्लांट में अलग अलग कैसे दिखाई